चैप्टर्स 1657, 1658, 1659, 1660। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1657 रिग्रेट। गू के सुराग। उस छोटे से घर के अंदर एक जबरदस्त हलचल मची हुई थी। गहरी लाल रोशनियां लहरों की तरह फांग युआन के चारों तरफ घूम रही थी। वो गू रिफाइन कर रहा था। उसकी 10 उंगलियां फैली हुई थी और दोनों हाथों में उसने एक अजीब सी बॉल पकड़ी हुई थी। यह बॉल एक तसले के साइज की थी। उसकी सतह पर कुछ बह रहा था। यह इस काले तेल का असली एसेंस था जो फैंग युआन ने निकला था। गू रिफाइनमेंट अब आखिरी स्टेज पर था। यह एक बहुत हाई क्रूशियल मोमेंट था। फैंग युआन ने मन ही मन सोचा और उसके इमोर्टल एपर्चर का दरवाजा खुला। उसने एक चमकदार सुनहरा स्केल बाहर निकला। वो स्केल उड़कर काले तेल की बॉल में घुस गया, जिससे एक छोटा सा धमाका हुआ। फैंग युआन की नजरों के सामने उसने देखा कि जैसे ही काले तेल की बॉल फटी, वो तेजी से फैल गई। साथ ही बॉल के अंदर से सुनहरी रोशनी चमकी और फिर एक छोटे से डॉट में सिमट गई। फैंग युआन की 10 उंगलियां कांपने लगी। काले तेल की बॉल हवा में तैरने लगी और अपने आप घूमने लगी। इस प्रोसेस के दौरान सुनहरी रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी। एक बदबू फैलने लगी। ये वो इम्प्योरिटीज थी जिन्हें फैंग युआन बाहर निकाल रहा था। इससे पहले कि बदबू घर से बाहर जाती, इमोर्टल फॉर्मेशन की रोशनी चमकी। ये नीले रंग के एक बर्तन के ढक्कन जैसी थी। इसने बदबू को कैद कर लिया और उस बाहर जाने से रोक दिया। यह बदबू फुटपाथ वाला एक इमोर्टल मटेरियल थी, काले तेल से भी ज्यादा खतरनाक। अगर कोई मोर्टल इसके कांटेक्ट में आ जाता तो उसकी मौत पक्की थी। फैंग युआन का गू रिफाइनमेंट इमोर्टल लेवल का था, क्योंकि इसमें 2 इमोर्टल मटेरियल्स यूज हो रहे थे। एक था काला तेल और दूसरा वो गोल्डन स्केल, जिसे एक डेसोलेट बीस्ट, गोल्डन ड्रैगन फिश, से निकला गया था। काफी हिसाब किताब के बाद फैंग युआन ने पाया कि गोल्डन ड्रैगन फिश और काले तेल में हाई लेवल की कंपैटिबिलिटी थी। एक स्केल काफी नहीं था, इसलिए फैंग युआन और भी गोल्डन स्केल्स डालता रहा। काले तेल की बॉल धीरे धीरे काले सुनहरे रंग की हो गई और इस बॉल के अंदर कई अधूरे गू वर्म के साए दिख रहे थे। फैंग युआन गैदर ऑयल गू को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। यह खास तौर पर फिशिंग विलेज के गू मास्टर्स के लिए बनाया गया था। फैंग युआन ने इसका रेसिपी खुद बनाया था और रेफरेंस के लिए उसने शैडो सेक्ट की ट्रू इनहेरिटेंस और लंगिया की ट्रू इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन भी उसकी थी। फैंग युआन सच में फिशिंग विलेज के गू मास्टर्स की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वजह थी मेरिट ओबेलिस्क का मिशन। आखिर मेरिट है क्या? फैंग युआन शुरू से हाई इस सवाल के बारे में सोच रहा था। क्या मेरिट ओबेलिस्क के मिशंस इतने सिंपल थे? फैंग युआन जितना सोचता उतना हाई यूज महसूस होता कि पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल का कोई खास मकसद था। इसलिए इन फिशिंग विलेज के गू मास्टर्स की मदद करना मिशन पूरा करने के लिए भी था और अपने दिमाग में चल रहे अंदाजे को पक्का करने के लिए भी। फैंग युआन बिना किसी पछतावे के बुरे काम करता था और उसी तरह बिना किसी इमोशन में बदलाव के वो अच्छे काम भी करता था। सच कहूं तो वो अच्छे और बुरे कामों से बेपरवाह हो चुका था। उस अच्छाई या बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें थी, वो जो उस फायदा पहुंचती थी और वो जो यूज नुकसान। अभी पैराडाइज अर्थ की ट्रू इनहेरिटेंस के सामने फैंग युआन अच्छे काम करने को तैयार था ताकि यूज मैक्सिमम फायदा मिल सके। शिया लिन ने धीरे से अपनी अड़ी खोली। वो होश में आ गई थी। मैं जिंदा हूं। थोड़ी देर बेहोशी में रहने के बाद उस होश आया और उसकी ऊँग में चमक आ गई। तुम काफी लकी मरमेड हो। अगर हम तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलते तो तुम मर चुकी होती, काले तेल में गलकर राख हो जाती। मिडिल एजेड गू मास्टर ने मरमेड को जागते हुए देखा और कमरे में चला आया। मेरा नाम शियालिन है, क्या आपने मुझे बचाया? मरमेड लड़की ने उठने की कोशिश की। मैंने नहीं, मास्टर छू ने बचाया है। तुम्हें उनका शुक्रिया करना चाहिए, उन्होंने ही तुम्हारे जख्मों को ठीक किया है। मिडिल एजेड गू मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मरमेड लड़की ने उसकी बात सुनकर खुद को चेक किया और उसके बाद वो बेहद खुश हो गई। यकीन नहीं हो रहा। मैं काले तेल से जल गई थी और बुरी तरह जख्मी थी। मेरे ट्राइब का सबसे बड़ा हीलिंग गू मास्टर भी मुझे नहीं बचा पाता, लेकिन मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूं। मिडिल एजेड गू मास्टर ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स। आखिर तुम्हें मास्टर छू ने बचाया है। ऐसा कहते हुए मिडिल एजेड गू मास्टर को वो सीन याद आ गया जब फैंग युआन ने उस बचाया था। उसने सभी गू मास्टर्स को हैरान कर दिया था। उनमें से ज्यादातर तो काफी देर तक होश में ही नहीं आ पाए थे। मास्टर छू ने मेरी जान बचाई और मेरे जख्मों को ठीक किया। मैं इस एहसान को कैसे नहीं चुका सकती? मरमेड लड़की ने अपने होठ भींचे। उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा था। सर, प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए, चाहे कीमत कुछ भी हो, मुझे उनका एहसान चुकाना ही है।
ठीक है, मेरे पीछे आओ। मिडिल एजड गू मास्टर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मर्मेड लड़की शियालिन ने खुद को संभाला। उसने एक गू वर्म का इस्तेमाल करके एक लहर बनाई जो उस अपने साथ ले जा रही थी, और वो मिडिल एजड गू मास्टर के पीछे चल पड़ी। दोनों एक एस्टेट में घुसे, गार्डन पार करके फैंग युआन के घर के सामने पहुंचे। रंबो! अचानक एक काली सुनहरी रोशनी यूएस छोटे से घर से आसमान में फट पड़ी। ये क्या है? क्या हुआ? यह फिनोमिनन आसपास हर जगह से देखा जा सकता था। गांव के कई गू मास्टर्स अलर्ट हो गए और देखने के लिए आ गए। डिनर के बाद मास्टर छू ने कहा था कि वो गू रिफाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद को कमरे में बैंड कर लिया और हिदायत दी कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। गांव के बूढ़े मुखिया ने देखते हुए कहा, इसका मतलब है कि मास्टर छू के गू रिफाइनमेंट में प्रोग्रेस हुई है। मास्टर छू की गू रिफाइनमेंट स्किल्स तो कमाल की हैं। इस सीन को देखो, उनका गू रिफाइनमेंट बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा। ये भी कोई कहने की बात है। मास्टर छू एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, वो सिंपल कैसे हो सकते हैं? शियालिन ध्यान से सुन रही थी। इन गू मास्टर्स की बातें सुनकर उसके दिमाग में एक सुप्रीम गू मास्टर एक्सपर्ट की इमेज बन गई। उसके सफेद बाल होंगे, दिल का नेक होगा, शांत और कूल नेचर, जबरदस्त ताकत और बेहद दया और दिल दरिया। जैसे ही काली सुनहरी रोशनी फीकी पड़ी, एक खुशबू पूरे एरिया में फैल गई। उस छोटे से घर की छत में एक बड़ा सा होल हो गया था। एक पल बाद छोटे से घर का दरवाजा खुला और फैंग युआन बाहर निकला। फिशिंग विलेज के सभी गू मास्टर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे हाई फैंग युआन बाहर आया, उन्होंने झुककर सलाम किया, मास्टर छू। मर्मेड लड़की शियालिन ने हैरत से फैंग युआन को देखा। उस पता चला कि मास्टर छू इतना यंग था, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो जल्दी से घुटनों के बाल बैठ गई। मास्टर छू, आपने मेरी जान बचाई है। मुझे ये एहसान चुकाना ही होगा, भले ही इसके लिए मेरी हड्डियां ही क्यों ना टूट जाएं। जरूरत नहीं है, ये एक मामूली सी बात थी। फैंग युआन ने मरमेड लड़की पर एक नजर डाली। वो जी हाँ मो नहीं थी। जो मर चुका है वो गुजर चुका है, वो हवा के साथ चली गई थी। कुछ दिन बाद फैंग युआन मेरिट ओबेलिस्क पर वापस लौटा। ओह, एक नया मिशन आया है। फैंग युआन की नजर ओबेलिस्क पर हुए बदलावों पर टिकी। पहले 10 मिशंस दी, अभी भी 10 द, लेकिन ज्यादातर कंटेंट बदल गया था। मेरिट ओबेलिस्क के दूसरी तरफ रैंकिंग्स भी बदल गई थी। मैं तीसरे नंबर पर हूं। फैंग युआन ने जल्द हाई अपनी रैंकिंग ढूंढ ली। वो थोड़ा खुश हुआ, उसके अंदाजे सही साबित हो रहे थे। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के नजरिए से देखे तो मेरिट दूसरों की मदद करना था, अच्छे काम करना था। फैंग युआन ने अपनी रैंकिंग देखी और दूसरों से कंपेयर किया। यूज यकीन हो गया, अगर वो ये काम अकेले करता और खुद काला तेल कलेक्ट करता तो वो तीसरे नंबर पर नहीं होता। ऑफ कोर्स, बिना मेहनत किए इन गू मास्टर्स की मदद करना भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए गैदर ऑयल गू रिफाइन करने के बाद उसने उन्हें बांट दिया और समंदर में चला गया। ज्यादातर काला तेल उसने खुद कलेक्ट किया और थोड़ा सा फिशिंग विलेज के गू मास्टर्स के लिए छोड़ दिया। मेरिट ओबेलिस्क के नीचे कुछ बिखरे हुए इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू पड़े थे। फैंग युआन ने उन्हें उठाया और उनके अंदर झांका। जैसा उसने सोचा था, ये मियाओ मिंग शेन और दूसरों ने छोड़े थे। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स रिकॉर्ड किए थे। कुछ ने पाया कि इंसान और मरमैन शांति से एक साथ रहते थे, उनका स्टेटस बराबर था। कुछ ने मुश्किल मिशंस चुने, भले हाय उन्होंने डेसलत बीस्ट को मार दिया, लेकिन इस चक्कर में कई इंसान मारे गए। जब वो लौटे तो उन्होंने पाया कि वो रैंकिंग में सबसे नीचे थे। कुछ समझ गए थे कि मेरिट बोर्ड का मतलब अच्छे काम करना और लोगों की मदद करना है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया था, यह कंजेक्चर कंफर्म नहीं हुआ था। इन गू इमॉर्टल्स को मियाओ मिंग शेन ने खुद चुना था, वो बेवकूफ नहीं थे। मियाओ मिंग शेन की डिस्कवरी ने फैंग युआन की इल्म में चमक ला दी। उसने पाया कि वो यहां आने वाले पहले ग्रुप नहीं थे, उनसे पहले भी गू इमॉर्टल्स यहां आ चुके थे। सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फंग जेन से मिली। उसने पाया कि इस पैराडाइस में एक फॉरबिडन एरिया है, एक समानदारी इलाका जिसे लोग डेमन सप्रेशन रिग्रेट क्राइंग सी कहते हैं। कहानियों के मुताबिक जब पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने इस ग्रोटो हेवन को एक पैराडाइस में बदला, तो उसने इस समानदारी इलाके में एक सुप्रीम डेमन को कैद कर दिया। उसने एक सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन बनाया ताकि वो पछताए और तौबा करे। इसलिए इस सुप्रीम डेमन के पछतावे में रोने की आवाजें यूएस समानदारी इलाके में हर वक्त सुनाई देती हैं। फैंग युआन ने ये इन्फॉर्मेशन देखी और उसके दिमाग में एक गू वर्म का नाम आया, रिग्रेट गू। चैप्टर 1658 सी मार्केट का जुआ घर। फैंग युआन ने रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस मेरिट ओबेलिस्क के सामने आराम से एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू छोड़ दिया। इस गू वर्म के अंदर
फैंग युआन ने छोटे से आइलैंड पर काला तेल जमा करने का अपना एक्सपीरियंस सच बता दिया, साथ हाई मेरिट बोर्ड पर किया गया अपना एक्सपेरिमेंट भी। अगर उसके बाद कोई गु इमॉर्टल यहां आता तो वो भी इस इंटेल को देख लेता। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। पहली बात, उनके अपने अंदाजे पहले से हाई द, और दूसरी बात, इसे वेरीफाई करना आसान था। इससे पहले कि वो एक्सपेरिमेंट करें, फैंग युआन ने सोचा कि वो ये सब पहले ही बता देगा। या फिर साफ शब्दों में कहूं तो यह सीक्रेट कोई सीक्रेट है ही नहीं। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने ये ट्रू इनहेरिटेंस जानबूझकर ऐसे बनाई है, वो चाहता है कि लोग अच्छे काम करें। यह पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का स्टाइल था। इस पॉइंट तक फैंग युआन पूरी तरह कन्विंस हो चुका था कि यह पैराडाइज अर्थ की हाई ट्रू इनहेरिटेंस थी। गु मास्टर्स और गु इमॉर्टल्स अपनी अपनी इनहेरिटेंसेस छोड़ जाते हैं, यह इस दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल ट्रेट था। हर इनहेरिटेंस में यूएस इंसान की निशानियां, उनका स्टाइल या उनकी अधूरी ख्वाहिशें होती थी। जैसे कि फ्लावर वाइन मोंग की इनहेरिटेंस गु यू क्लैन से बदला लेने के लिए थी, मरने के बाद भी वो बदला चाहता था। इसलिए उसने गु यू क्लैन के लीडर की हार का वीडियो छोड़ा, जमीन के नीचे गुफा खोदी और फैंग युआन को ललचा कर गु यू क्लैन का स्पिरिट स्प्रिंग तबाह करवाया। या फिर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग, यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की छोड़ी हुई लकपाथ ट्रू इनहेरिटेंस थी, जिसका मकसद पूरे हुवाइन जिन ब्लड लाइन को इस रीजन पर अपना राज बनाए रखने में मदद करना था। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का अपने वंशजों की मदद करने का एक तरीका था। और ही फैन की ट्रू इनहेरिटेंस, ही फैन असल में सब कुछ अपनी पोती को देना चाहता था, लेकिन किस्मत के खेल में उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। और शैडो सेक्ट की ट्रू इनहेरिटेंस, अगर स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल फेल ना हुआ होता और हेवनली कोर्ट द्वारा पकड़ा ना गया होता, तो यह ट्रू इनहेरिटेंस कभी होती ही नहीं। लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ वो पकड़ा गया और फैंग युआन इस उम्मीद के टूटने की स्थिति में उसकी आखिरी उम्मीद बना रहा। उसकी ताकत बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रल सोल ने शैडो सेक्ट की ट्रू इनहेरिटेंस बनाई। हर इनहेरिटेंस अलग थी। पैराडाइज अर्थ की ट्रू इनहेरिटेंस बाकियों से अलग थी, ये शांति, दया, गर्माहट और रोशनी से भरी हुई थी। अगर एक दिन मैं फेल हो गया और मर गया और कोई उम्मीद ना बची, तो मैं भी अपनी इनहेरिटेंस छोड़ जाऊंगा। फैंग युआन ने सोचा, भले ही वो एक अदरवर्ल्डली डेमन था, लेकिन वो इस दुनिया में इतने लंबे समय से जिया, संघर्ष किया और लड़ा था कि वो इसमें पूरी तरह घुल मिल गया था। अगर उसने एक फैंग युआन ट्रू इनहेरिटेंस बनाई, तो वो अपने वारिस को भी एटर्नल लाइफ पाने के लिए इनकरेज करेगा। वक्त तेजी से गुजरा, 70 से 80 दिन बीत गए। इस दौरान फैंग युआन ने कई मिशंस किए और मेरिट बोर्ड पर उसका नाम ऊपर आने लगा। स्विश स्विश स्विश, समंदर की लहरें उठ रही थी और गिर रही थी, नमकीन हवा उसके चेहरे से टकराई। फैंग युआन सी मार्केट पहुंच चुका था। उसने एक मिशन लिया था, इस सी मार्केट में एक बेईमान सौदागर को सजा देनी थी। ईस्टर्न सी में सी मार्केट्स बहुत पॉपुलर द, ये छोटे, मीडियम, बड़े और सुपर सी मार्केट्स होते थे। अगर उन्हें टाइम के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता तो टेम्पररी और परमानेंट सी मार्केट्स होते थे। सी मार्केट वो जगह थी जहां कल्टीवेशन रिसोर्सेज जमा और एक्सचेंज किए जाते थे। इस पैराडाइज में भी सी मार्केट्स थे। ये एक परमानेंट सी मार्केट था। भले ही ये साल भर खुला ना रहता हो, लेकिन साल के ZY डेटार टाइम ये खुला ही रहता था। सी मार्केट का सेंटर एक आइलैंड था। ये आइलैंड साल में कुछ समय के लिए पानी में डूब जाता था, वही समय होता था जब सी मार्केट बैंड हो जाता। जब आइलैंड बाहर निकलता तो सी मार्केट खुल जाता। आइलैंड के बाहर बोट के शेप में कई गू हाउसेस दी, उनके डेक्स एक दूसरे से जुड़कर इस पेरिफेरल सी मार्केट को बनाते थे। डेक पर खड़े फैंग युआन लोगों से घिरा हुआ था। यहां इंसान गू मास्टर्स भी थे और मरमैन भी। मरमैन काफी ज्यादा थे, लगभग आधी आबादी उन्हीं की थी। ये पांचों रीजन्स में बहुत रेयर था। आखिरकार इंसान हाई डोमिनेंट रेस द, बाकी वेरिएंट ह्यूमंस को दबाया जाता था और उनके पास जीने की जगह नहीं थी, उन्हें चुपचाप जीना पड़ता था। आओ आओ, एक नजर देखो, ये एक बेहतरीन क्रिस्टल कोरल है। 3 गू हाउस रिवर बोट्स बचे हैं, जल्दी खरीदो इससे पहले कि बिक जाएं। बड़ी मिट्टी खरीद रहा हूं, जितनी बेच सकते हो उतनी खरीद लूंगा। चिल्लाने, शोर मचाने और सौदेबाजी की आवाजें हर तरफ थी। वो फैंग युआन के कानों में आ रही थी और उस अपने आसपास एक जिंदादिली का एहसास हो रहा था। बड़ी संख्या में गू मास्टर्स डेक पर सामान लगाकर अपनी दुकानें बनाए हुए द, बिजनेस संभालने वाले मॉर्टल्स बहुत कम थे। फैंग युआन गू हाउस के बाद गू हाउस पार करता हुआ सी मार्केट के सेंटर में कोर आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। उसने पहले ही जांच पड़ताल कर ली थी। मिशन एक बेईमान सौदागर को सजा देना था और वो आइलैंड पर ही था। ऑफ कोर्स
मिशन तो बस एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था, उसका असली मकसद इंटेल हासिल करना था। यह सी मार्केट डेमन सप्रेशन रिग्रेट क्राइंग सी के सबसे करीब था, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में गू मास्टर्स और फोर्सेस दी फैंग युआन को यहां रिग्रेट गू के बारे में काम की इंफॉर्मेशन मिलने का हाई चांस था। भले हाई फैंग युआन को यहां आए काफी टाइम हो गया था, लेकिन वो एक बार भी डेमन सप्रेशन रिग्रेट क्राइंग सी में एंटर नहीं कर पाया था। इस पैराडाइज के अंदर गू इमोर्टल्स को मूवमेंट की ज्यादा आजादी नहीं थी। पहले मिशन की तरह वो सिर्फ आइलैंड के आसपास घूम सकता था, एक लिमिट थी कि वो कितनी दूर जा सकता है। हर मिशन में यही रिस्ट्रिक्शन थी। मेरिट ऑबलिस्क पर वापस लौटने के लिए गू इमोर्टल को बस अपने दिमाग में 3 बार रिटर्न बोलना था। इससे फैंग युआन पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के पावरफुल तरीकों को महसूस कर सकता था। फैंग युआन के इतने डीप फाउंडेशंस और रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल के बावजूद वो पैराडाइज अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स को नहीं सुलझा पाया, भले ही उसने इस मेरिट ऑबलिस्क और पैराडाइज के बारे में रिसर्च करना बैंड नहीं किया था। इसके अलावा गू इमोर्टल्स पर कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस थे। पहली बात, वो ट्रेजर येलो हेवन या बाहर की दुनिया से कनेक्ट नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। ठीक इसी वजह से उन्हें मेरिट ऑबलिस्क के सामने इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू छोड़ने का ये पुराना तरीका इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये वही जगह होनी चाहिए। एक पाल बाद फैंग युआन रुक गया। वो एक जुआ घर, एक गैम्बलिंग डे के पास था। दरवाजे पर 3 शब्द लिखे, द गोल्डन जेड हाउस। गोल्डन जेड हाउस आइलैंड के सेंटर में था। यह इस सी मार्केट में सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाली जगह थी। आम गू मास्टर्स अंदर नहीं जा सकते थे, इस जगह पर सख्त सिक्योरिटी थी। लेकिन मॉर्टल तरीके फैंग युआन को कैसे रोक सकते थे? मुझे भी रॉक गैम्बलिंग ट्राई करना चाहिए। फैंग युआन मन हाई मन मुस्कराया। बेईमान सौदागर को सजा देने का मतलब यूज मारना नहीं था। फैंग युआन खुद एक सौदागर रह चुका था, उसने अपना गैम्बलिंग डे चलाया था। वो जानता था कि एक गैम्बलिंग डे के मालिक को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने का परफेक्ट तरीका क्या है। ये सोचते हुए फैंग युआन अंदर चला गया। यादें एक बार फिर उसके दिमाग में उभार आयम। हा, कौन मेरे साथ जुआ खेलेगा? सेंटस तक डर रही है, तुम लोगों की हिम्मत है क्या? एक तगड़ा मरमैन गर्व से चिल्लाया। उसके आसपास कई इंसान गू मास्टर्स और मरमैन थे। ज्यादातर मरमैन उस गुस्से से देख रहे थे, वो बस अपने दांत पीस सकते थे। यह लूडा बहुत कमीना है, इसकी हिम्मत कैसे हुई सेंटिस को सी मार्केट में खुलेआम प्रोवोक करने की? उसकी अपनी कोई औकात नहीं है, उसके पीछे फ्रॉस्ट टाइड ट्राइब का लीडर है। ये ऐसे नहीं चल सकता, इससे सेंटिस की रेपुटेशन खराब होगी। हम क्या करें? नीले और लाल स्केल्स वाले गार्ड्स ने चिंता से एक दूसरे को देखा। तो क्या हुआ? जीह मुंह मुस्कुराई। उस घमंड करने दो, मेरी रेपुटेशन चाहे कितनी भी खराब हो, वो मेरी बुनियाद नहीं हिला सकता। क्योंकि वो अब मुझे प्रोवोक करने के लिए ये सब कर रहा है, इसका मतलब है कि वो लोग पहले से ही घबरा रहे हैं। हमें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम जीत सकते हैं अगर हम अपने ओरिजिनल प्लान पर टिके रहे। ये सुनकर लाल और नीले स्केल्स वाले गार्ड्स को समझ में आ गया। सेंटिस सही कह रही हैं, यह लूडा बस एक नाचता हुआ जोकर है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सेंटिस को ऐसी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। क्या हमारे मरमैन में से कोई भी इस लूडा का सामना करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता? जीह मुंह मुस्कुराए। लूडा एक रैंक 4 एक्सपर्ट है, उसने इस सी मार्केट में 10 साल से अपनी रेपुटेशन बनाई है। मैं समझती हूं कि कोई मरमैन हमारे लिए क्यों खड़ा नहीं हो रहा, हमें उनके हालत समझने होंगे। जैसे ही उसने ये कहा, इलाके में एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलूंगा। कौन था वो? किसकी हिम्मत हुई लूडा की अथॉरिटी को चैलेंज करने की? सभी ने मुड़कर देखा, एक इंसान गू मास्टर भीड़ से बाहर निकला। जीह मुंह हैरान रह गई जब दोनों गार्ड्स ने कहा, ये वही इंसान गू मास्टर है जिसे हमने बचाया था। मरमैन गू मास्टर लूडा बहुत हैरान था, उसने गुस्से से फैंग युआन को देखा, एक गंभीर आवाज में कहा, इंसान गू मास्टर, ये मरमैन के मामले हैं, तुम सच में इसमें दखल देना चाहते हो? सच कहूं तो तुम्हारी सेंटिस ने मेरी जान बचाई थी, मुझे ये कर्ज चुकाना है। फैंग युआन का एटीट्यूड बिल्कुल फर्म था, उसने बिना डे लूडा से बात की। ये लड़का, हमने उस बचाकर कोई गलती नहीं की। दोनों गार्ड्स ने सिर हिलाया। जीह मुंह ने आह भरी। चलो बाहर चलते हैं, वो एक बहरी आदमी है, हम उस बेवजह कुर्बान नहीं होने दे सकते। दोनों गार्ड्स हैरान हो गए, उन्होंने जल्दी से यूज रोका। सेंटिस, आपने पहले सिचुएशन एनालाइज की थी, हम सामने नहीं आ सकते। जैसे ही हम सामने आएंगे, हम उनके जाल में फंस जाएंगे। ये के अंदर
लू डा का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था जब वो हंसा। गुड इंसान गु मास्टर, मैडम तुम मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत देना। मैंने जुआ के रूल्स पहले ही समझा दिए हैं। चलो मैं तुम्हें पहले चुनने देता हूं, देखते हैं कौन बेहतर गु वॉर्म्स ढूंढता है। तुम पहले चुन लो। फैंग युआन की एड में एक अजीब सी रोशनी चमकी जब वो शांति से मुस्कुराया। पहला राउंड जल्दी खत्म हो गया, फैंग युआन जीत गया। दूसरा राउंड थोड़ा लंबा चला, लेकिन फैंग युआन फिर भी जीत गया। इंसान गु मास्टर, मैंने तुम्हें कम समझा। अपना नाम बताओ, तुम मेरी मेमोरी में जगह बनाने के लायक हो। लू डा का चेहरा गंभीर हो गया, उसने फैंग युआन को एक अलग नजर से देखा। मी हु गु यू फैंग युआन, याद रखना मैंने पहले भी गैम्बलिंग डांस चलाए हैं। फैंग युआन ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की। आखिरी राउंड शुरू करो। लू डा ने चुपचाप एक पत्थर चुना, फिर उसने दे में बाकी सारे पत्थरों को तोड़ दिया। तुम रूल्स तोड़ रहे हो। फैंग युआन का चेहरा बदल गया। लू डा हंसा, रूल्स? मैंने कहा था कि दोनों तरफ एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये पत्थर शामिल नहीं थे। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि इस पत्थर में एक गूवर्म है, जबकि तुम्हारे हाथ खाली हैं। मेरे पास चाहे कोई भी गूवर्म हो, तुम्हारा हारना पक्का है। लड़के, तुमने सिर्फ रैंक 3 कल्टिवेशन लेवल के साथ इस मामले में दखल देने की हिम्मत की, और वो भी यूएससी मार्केट में जिसे मैं 10 साल से चला रहा हूं। ही, तुम सुसाइड कर सकते हो, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। फैंग युआन ने अपनी मुट्ठियां उठा ली, मरने मारने की लड़ाई के लिए तैयार। रुको। सभी लोग पीछे हट गए और एक रास्ता बन गया। जी हम वो ठंडे चेहरे के साथ वे में दाखिल हुई। चैप्टर 1659, शिया लिन का रॉक गैम्बलिंग यादों को पीछे छोड़कर। फैंग युआन ने गोल्डन जेड हाउस में कदम रखा। यह गैम्बलिंग डे काफी हाई एंड था। हॉल में दर्जनों बड़े बड़े पत्थर रखे थे। हॉल के पीछे कई कमरे थे जहां कस्टमर्स के एंजॉयमेंट के लिए हर तरह के रॉक डाइसेक्टिंग गू वॉर्म्स थे। ऑफ कोर्स, एक्सपीरियंस वाले रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर्स भी साइट पर मौजूद थे। इन पत्थरों में गू वॉर्म्स हैं या नहीं, फैंग युआन आसानी से पता लगा सकता था। वो एक गू इमॉर्टल था। इमॉर्टल इन्वेस्टिगेटिव मेथड से मॉर्टल गू को आसानी से ढूंढा जा सकता था। ठीक उसी तरह, भले ही अंदर का गू वर्म बेहद कमजोर हो, वो यूज हील कर सकता था। और अगर हील ना भी हो सके, तो ये मत भूलो कि फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ का क्वाजी सुप्रीम था। वो यहां मौजूद लगभग सभी मॉर्टल गू को बड़ी आसानी से हासिल कर सकता था। ऑफ कोर्स, इमॉर्टल रॉक्स जैसी चीजें भी अस्तित्व में थी, या कहें इमॉर्टल मटेरियल्स। जब इमॉर्टल गू खुद को सील करके हाइबरनेट करते हैं, तो उनकी सतह पर उनसे जुड़े डाउ मार्क्स के इमॉर्टल मटेरियल बन जाते हैं। ज्यादातर इमॉर्टल इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स उनके खिलाफ भी असर होंगे। फैंग युआन अपने तरीकों से इस बेईमान सौदागर, गोल्डन जेड हाउस के मालिक को सबक सिखाने हाई वाला था कि अचानक उसने हॉल के पीछे से कुछ शोर शराबा सुना। तुम बेईमान हो, मर्मेड शिया लिन ने गुस्से और हैरानी से चिल्लाया। मैं बेईमान हूं? ही, कैसे? यह इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म में साफ साफ रिकॉर्ड है। भले ही तुमने कुछ रकम लौटा दी है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। मरमेड के सामने एक मरमैन खड़ा था। वो भालू जैसा बड़ा था। उसके चेहरे पर एक घाव का निशान था, जो उसे खतरनाक ऑरा दे रहा था। तुम शिया लिन ने लाल ईल से मरमैन की तरफ इशारा किया। तुम लोग बेशरम हो। तुमने एग्रीमेंट के डिटेल्स बदल दिए। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10% इंटरेस्ट का था, लेकिन तुमने यूज 60% कर दिया। घाव वाले मरमैन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शिया लिन को एक खतरनाक नजर से देखा। छोटी लड़की, तुम ऐसी झूठी खबरें नहीं फैला सकती। क्या तुम हमारी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रही हो? ये हमारे बिजनेस के लिए बुरा है। इसके बाद हमारी दुकान पर कौन आएगा? क्या तुम हमारे नुकसान की भरपाई कर सकती हो? भाड़ में जाओ। भले हाई में मर जाऊं, मैं इस दुकान के काले करतूतों को एक्सपोज करूंगी। घाव वाले मरमैन ने अपना टोन बदला और डरावनी आवाज में कहा, मरना? तुम बहुत भोली हो। कभी कभी जिंदा रहना मरने से भी बदतर होता है। फैंग युआन की ईद में रोशनी चमकी। ये एक जानी पहचानी आवाज थी। उस कुछ महीने पहले मिली मरमेड लड़की याद आ गई। वो यहां क्या कर रही थी? शिया लिन के आंसू उसके चेहरे से बहने लगे। कई महीने पहले उसका इकलौता परिवार, उसके दादा, की मौत हो गई थी। मरमैन के समुद्री अंतिम संस्कार बहुत महंगे होते थे। अपने दादा को दफनाने के लिए यूज प्राइमेवल स्टोन्स उधार लेने पड़े। कर्ज चुकाने के लिए यूज रिस्क उठाकर काला तेल इकट्ठा करना पड़ा, जिसके चक्कर में वो अर्थ ट्रेंच में लगभग मर ही गई थी। खुशकिस्मती से वो फैंग युआन से मिली और चमत्कारी ढंग से बच गई। शिया लिन को फैंग युआन से गैदर ऑयल गू भी मिला। तेल इकट्ठा करने की उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई।
उसने जल्दी से तेल बेचकर एक बड़ी रकम प्राइमेवल स्टोन्स की जमा कर ली। वो ये प्राइमेवल स्टोन्स गोल्डन जेड हाउस में कर्ज चुकाने आई थी, लेकिन ये दुकान इतनी बेशरम थी, उन्होंने उसके एग्रीमेंट के टर्म्स हाई बदल दिए थे। शिया लिन का मरने का मन कर रहा था। उसका इकलौता परिवार जा चुका था, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उस बचपन से ही उसके ट्राइब ने बाहर निकल दिया था। इन सब हालातों ने उस खोया हुआ और उदास महसूस करवाया। दुनिया उसके लिए बेरंग हो चुकी थी, उस जीने में कोई खुशी नहीं मिल रही थी। मरने में क्या डर, मैं मर जाऊंगी और सब खत्म कर दूंगी। ये सोचते हुए शिया लिन ने चिल्लाते हुए एक्शन लिया। स्वूश! एक धमाके की आवाज आई और पानी की एक तेज धार निकली। घाव वाले मरमैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सिचुएशन में एक रैंक 2 गू मास्टर यूएस पर, एक रैंक 3 पर, उसके इलाके गोल्डन जेड हाउस में हमला करने की हिम्मत करेगी। घाव वाला मरमैन तैयार नहीं था। वो पानी की धार से बह गया, दीवार से जा टकराया और कई सजावट की चीजें टूट गईं। शोर शराबा काफी बड़ा था। जो गू मास्टर्स चुपचाप पत्थर चुन रहे थे और काट रहे थे, सब देखने आ गए। बड़ी संख्या में अहीं शिया लिन और घाव वाले मरमैन पर टिक गईं। क्या हुआ? ही, और क्या हो सकता है? इस गोल्डन जेड हाउस ने फिर किसी मासूम को ठगा होगा। चुप रहो, इस गोल्डन जेड हाउस का मालिक यहाँ का गुंडा है। मैंने सुना है कि गोल्डन जेड हाउस अक्सर लोन शार्क्स की तरह काम करता है और लो रैंक गू मास्टर्स का फायदा उठाता है। चलो झगड़े से दूर रहे, ये मरमैन का मसाला है, हम इंसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी समय घाव वाला मरमैन मलबे से उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला करो, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम जिंदा रहने की दुआ करोगी। वो शिया लिन की तरफ बढ़ा। वो डर से पीली पड़ गई थी, उसके ऑरा से दब गई थी, लेकिन उसने दांत पीस लिए और पीछे नहीं हटी। दोनों के बीच का फासला कम हो गया। जब घाव वाला मरमैन हमला करने ही वाला था, तब उसने एक आवाज सुनी, रुको। घाव वाले मरमैन के हाथ रुक गए। उसने अपने गुस्से और बेरहमी के एक्सप्रेशन बदले और यूएस आदमी के सामने सर झुका लिया। शॉपकीपर, आप यहां कैसे? यह गोल्डन जेड हाउस का मालिक था, एक बड़े पेट वाला पीले स्केल्स का मरमैन। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने गुस्से से घाव वाले मरमैन पर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? मेरी दुकान तोड़ने का इरादा है क्या? शॉपकीपर, वो। इससे पहले कि घाव वाला मरमैन अपनी बात पूरी करता, उस बीच में ही टोक दिया गया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हमें शांति से काम करना है, शांति से ही बरकत आती है, समझे? जी। घाव वाले मरमैन ने पलट कर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। शिया लिन के दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसने बहुत मुश्किलें झेली थी। उसके दादा ने यूज पाला था। उसने जिंदगी के अच्छे और बुरे दोनों पहलू देखे थे। जो इस GHAAV वाले मरमैन को इतना इज्जत से झुका सकता है, वो जरूर और भी ज्यादा खतरनाक होगा। शिया लिन ये साफ जानती थी। उसने इस पील स्केल्स वाले मरमैन को देखा। उसकी सतर्कता अपनी हद तक बढ़ चुकी थी। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने कुछ देर शिया लिन को देखा और फिर बोला, छोटी लड़की, चिंता मत करो, मैं एक समझदार इंसान हूं। मेरे होते हुए मैं यकीन दिलाता हूं कि कोई तुम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी समझदारी दिखाओ। तुम्हारा कर्ज कागज पर लिखा है, क्या तुम उससे इनकार करना चाहती हो? ये सुनकर शिया लिन गुस्से से भर गई। तुम लोग बेशरमदा, तुमने खुद ही शर्तें बदल दी, 10% से 60% इंटरेस्ट कर दिया। मेरा तुम पर कोई उधार नहीं है, मैं अपना कर्ज चुका चुकी हूं। पीले स्केल्स वाला मरमैन अब और भी ज्यादा मुस्कुराया। छोटी लड़की, सोचा नहीं था कि इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स इतनी जबरदस्त होंगी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तुम चाहे कितनी भी कन्विंसिंग हो, बिना सबूत के तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। हमारे पास एग्रीमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा है, कोई भी बता सकता है कि कौन गलत है। तुम। शिया लिन ने पीले स्केल्स वाले मरमैन की तरफ इशारा किया। गुस्से से कुछ कह नहीं पा रही थी। पीले स्केल्स वाला मरमैन हंसा और उसने हाथ हिलाया। भूल जाओ, तुम एक छोटी लड़की हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, वरना लोग कहेंगे कि मेरा गोल्डन जेड हाउस कस्टमर्स को बुली करता है। ऐसा करते हैं, आधा कर्ज चुका दो और मैं तुम्हें बिना किसी और प्रॉब्लम के जाने दूंगा। मैं पहले ही बहुत सिंसियर हूं। अगर तुम अभी लौटा देती हो, तो तुम्हें सिर्फ 30% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यह मार्केट रेट हाई है ना? बताओ मुझे, कौन सा साहूकार इस दाम पर काम नहीं कर रहा? तुमने कहा था कि हमारा 10% इंटरेस्ट था। कौन तुम पर विश्वास करेगा? बाहर जाकर ढूंढ लो, कौन सी दुकान ये दाम देगी। शिया लिन का सीना ऊपर नीचे हो रहा था, उसकी ईर्ण लाल हो गई थी। मार्केट का रेट 30% था, ठीक इसी वजह से उसने गोल्डन जेड हाउस से उधार लिया था।
लेकिन सोचा ना था कि ये एक जाल होगा, उसके साथ धोखा हुआ था। ये देखकर कि शिया लिन चुप है, पीले स्केल्स वाले मरमैन ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू निकला। ये हमारा लोन एग्रीमेंट है, अगर तुम पैसे लौटा दोगी तो मैं तुम्हें ये गू अभी वापस कर दूंगा। शिया लिन हैरान रह गई और फिर ताना मारते हुए बोली, मेरे पास इतने प्राइमेवल स्टोन्स नहीं हैं। पीले स्केल्स वाला मरमैन हंसा और उसने ताली बजाई, चिंता मत करो, तुम उसके बदले गू वॉर्म्स दे सकती हो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास एक गैदर ऑयल गू है, तुम उस अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। शिया लिन ने यह सुना और फौरन समझ गई, तो यह है तुम्हारा असली मकसद, तुम मेरा गैदर ऑयल गू चाहते हो। HMPH, ये एक रैंक 5 गू है, तुम पागल हो गए हो क्या? भले हाई में मर जाऊं, तुम लोगों को ये गू नहीं मिलेगा। ये सुनकर आसपास के गू मास्टर्स में हलचल मच गई। गैदर ऑयल गू? वे ने गलत सुना क्या? वही अफवाहों वाला रैंक 5 गू जो आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। मैंने सुना है कि काला तेल इकट्ठा करने में उसकी एफिशिएंसी कमाल की है। सिर्फ कमाल की नहीं, सुपर्ब है। भले हाई गैदर ऑयल गू रैंक 5 का है, लेकिन वो प्राइमेवल एसेंस नहीं बल्कि गू मास्टर का बोन मैरो खर्च करता है। रैंक 1 गू मास्टर्स भी इसे यूज कर सकते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने गैदर ऑयल गू का ज्यादा इस्तेमाल करके खुद को मार डाला। साई, अन लोगों में कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो इसके साथ बोनपाथ गू वॉर्म्स यूज करें तो गैदर ऑयल गू बहुत सेफ है। क्लैप क्लैप क्लैप। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने तालियां बजाई। छोटी लड़की, तुम एक स्मार्ट लड़की हो, मुझे यकीन है कि तुम वो कहावत जानती हो कि दौलत भेड़ियों को अट्रैक्ट करती है। तुम जैसी एक रैंक 2 गू मास्टर एक रैंक 5 गू कैसे रख सकती है? इसे बाहर निकलो, भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं, दूसरे लोग फिर भी तुम्हारे पीछे आएंगे। इसे दे दो और एक स्टेबल लाइफ जियो, क्या वो बेहतर नहीं है? नहीं, भले हाई में मर जाऊं, मैं इसे तुम जैसे घटिया आदमी को नहीं दूंगी। शिया लिन ने पक्के इरादे से विरोध किया। पीले स्केल्स वाले मरमैन को सर दर्द होने लगा। किसी दूसरे का गू वर्म लेना मुश्किल था, उस बस एक सोच की जरूरत थी गू को सेल्फ डेटोनेट करने के लिए। इस वक्त पीले स्केल्स वाले मरमैन का प्लान बर्बाद हो जाता। सबसे अच्छी सिचुएशन थी कि शिया लिन यूज खुद द वारना वो थेफ्ट पाथ मेथड्स यूज कर सकता था, लेकिन इस पैराडाइस में थेफ्ट पाथ गू मास्टर्स द हाई नहीं। और भले हाई थेफ्ट पाथ गू मास्टर्स होते, एक रैंक 5 गू चुराना बहुत मुश्किल था। पीले स्केल्स वाला मरमैन घबराया नहीं, उसने पहले से ही इसकी प्लानिंग की थी और सिचुएशन को एक्सपेक्ट किया था। वो अब शिया लिन को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक कदम पीछे लिया। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक चांस देता हूं, लेकिन तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। हम जुआ खेल सकते हैं। जुआ? हम पत्थरों का जुआ खेलेंगे और देखेंगे कि कौन गू निकलता है, और अगर हम दोनों निकलते हैं तो किसका बेहतर है। हम 3 में से 2 जीत से विनर डिसाइड करेंगे। शिया लिन ठंडा सा मुस्कुराए, तुम बेईमान हो और अपनी बात से मुकर गए। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूं जब तुमने पहले ही शर्तें बदल दी? पीले स्केल्स वाले मरमैन ने सोचा। उसने अचानक अपना हाथ हिलाया और एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू शिया लिन की तरफ उठ गया। शिया लिन ने गहरी हैरानी से उस पकड़ा। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने आगे कहा, मेन सी गॉड की कसम खा सकता हूं। मेरमेन इंसानों से अलग थे, उनका अपना नस्ली धर्म था, वो सी गॉड में विश्वास रखते थे। सी गॉड का नाम लेकर कसम खाना एक बहुत बड़ी बात थी, इससे साबित होता था कि वो बहुत सिंसियर था। लगभग हर मरमैन की आस्था सी गॉड में थी। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने फिर से एक सिंसियर तरीके से कहा, तुम हिचकिचा क्यों रही हो? रॉक गैम्बलिंग स्किल पर डिपेंड करता है लेकिन किस्मत पर भी। मैंने तुम्हें एक चांस दिया, ज्यादा नखरे मत करो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, आज यहां से निकलने का ये तुम्हारा एकलौता रास्ता है, तुम्हें इस चांस को पकड़ लेना चाहिए। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने लाठी और गाजर दोनों का इस्तेमाल किया। शिया लिन बुरी तरह घबरा गई। जब वो हिचकिचा रही थी, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आई, डरो मत, उसके साथ जुआ खेलो, मैं यहां हूं। मास्टर छू। एक पाल में शिया लिन खुशी से लगभग चिल्ला ही पड़ी। फैंग युआन ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें जुआ की शर्तें बदलनी होंगी क्योंकि ये बहुत हल्की हैं। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो हम इस जुए को एक बहुत बड़ा जुआ बनाएंगे। मुझे आप पर विश्वास है, मास्टर छू। शिया लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसकी जान फैंग युआन ने बचाई थी। अगर वो यूज नुकसान पहुंचना चाहता तो उस बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी जान मास्टर छू ने बचाई है, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये जिंदगी उन्हें वापस कर दूंगी। ऐसा सोचते हुए शिया लिन ने अपने दिमाग में जवाब दिया, मास्टर छू, मुझे बताइए क्या करना है, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगी।
चैप्टर 1660 असली मास्टरमाइंड रॉक गैम्बलिंग सच में किस्मत का खेल था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। चाहे वो गू मास्टर हो या गू इमोर्टल। लेकिन पीले स्केल्स वाला मर्मैन अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि वो तैयार था। इतने सालों से उसने अपने हाई गोल्डन जेड हाउस में पत्थरों पर जुआ खेला था। उसने ऑब्जर्व किया था, एनालाइज किया था और कुछ पत्थरों को बड़ी सावधानी से चुना था। वो इस जुए में बहुत कॉन्फिडेंट था। इन पत्थरों में नेचुरल रूप से कीमती चीजें नहीं थी, वरना वो उन्हें खुद ले लेता, दुकान में नहीं छोड़ता। उस अपना बिजनेस मेंटेन करना था। इनमें से ज्यादातर पत्थरों में गू वॉर्म्स होते थे, भले ही वो कीमती ना हो, लेकिन वो कस्टमर्स के लिए एक तरह का एक्साइटमेंट थे। ये मछली के चारे जैसा था, वो और जुआ खेलना और इन्वेस्ट करना चाहेंगे। पीले स्केल्स वाला मर्मैन जानता था कि ये पत्थर कहाँ रखे हैं। कभी कभी वो कस्टमर्स के सामने अपनी रॉक गैम्बलिंग स्किल्स का शो ऑफ भी करता था। गू वॉर्म्स खोलकर ये दिखाता था कि वो इस रॉक गैम्बलिंग एक्टिविटी का एक महान एक्सपर्ट है। ए फ्लैट पीले स्केल्स वाला मर्मैन इन पत्थरों का इस्तेमाल शिया लिन के खिलाफ जुआ खेलने के लिए कर रहा था। वो अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन पहले हाई राउंड में यूज हार का स्वाद चखना पड़ा। शिया लिन ने एक रैंक 3 गू वर्म खोला जो उसके वाले से बेहतर था। ये एक अच्छी शुरुआत थी। आसपास के गू मास्टर्स हैरान थे। पीले स्केल्स वाला मर्मैन भी संदेह और अनिश्चितता में था, क्या ये मरमेड लड़की कोई छुपा हुआ एक्सपर्ट है? उसने पहले 3 में से 2 का फॉर्मेट सजेस्ट किया था, लेकिन शिया लिन ने इसे 5 कॉन्टेस्ट्स में बदलने की रिक्वेस्ट की। शर्त अब बड़ी हो गई थी, उसने पूरा गोल्डन जेड हाउस DANV पर लगा दिया था। साथ ही अगर वो एक बार भी हारती तो यूज गैदर ऑयल गू देना पड़ता। लेकिन अब शिया लिन जीत गई। उसने ना सिर्फ गैदर ऑयल गू रखा, बल्कि गोल्डन जेड हाउस का 20% हिस्सा भी जीत लिया। क्या मजाक है, वो हार गया? पीले स्केल्स वाले मर्मैन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मरमेड लड़की को घूरा, उसके शक धीरे धीरे खत्म हो गए। पीले स्केल्स वाला मर्मैन बहुत अनुभवी था। वो बता सकता था कि शिया लिन एक न्यूबी थी। गू वर्म मिलने के बाद उसके चेहरे पर खुशी का एक्सप्रेशन झूठा नहीं था, वो असली था। इसके अलावा शिया लिन को पत्थर काटना नहीं आता था। उसने गोल्डन जेड हाउस के रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर को अपना पत्थर खोलने के लिए कहा था। डैम इट, इसकी किस्मत तो गजब की है। शुक्र है हमने रूल्स 3 राउंड से 5 राउंड कर दिए। मेरे पास अभी बहुत चांसेस हैं, मेन पैसिव स्पॉट पर नहीं हूं। ये सोचते हुए पीले स्केल्स वाले मर्मैन ने शिया लिन के पीछे खड़े रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर को एक सटल इशारा किया। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर ने हल्के से सिर हिलाया। पीले स्केल्स वाले मर्मैन मन ही मन मुस्कुराया। इस सिचुएशन में शिया लिन चाहे कोई भी पत्थर ले, भले ही उसमें गू हो, वो तोड़ दिया जाएगा। वो उससे जीत कैसे सकती थी? दूसरा राउंड, मैं पहले चुनूंगी, शिया लिन ने कहा। चुनो, पीले स्केल्स वाले मर्मैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शिया लिन थोड़ी देर घूमी और चकरा गई। मैं ये वाला चुनूंगी। अचानक वो रुकी और उसने एक अजीब पत्थर की तरफ इशारा किया। ये पत्थर बहुत अजीब था, इसमें कई छेद थे और इसका शेप अजीब था। यह बहुत कम्पैक्ट नहीं था और रेत के ढेर जैसा लग रहा था। आमतौर पर ऐसे रेतीले पत्थर में कोई गू वर्म नहीं होता। शिया लिन की चॉइस देखकर पीले स्केल्स वाला मर्मैन हंसा। उसने घूमने का नाटक किया, पत्थरों को छुआ और ठोका। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा पत्थर चुना और कहा, यह मेरी चॉइस है। पत्थर काटना शुरू हुआ। पीले स्केल्स वाले मर्मैन ने खुद किया, जबकि शिया लिन ने रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर से पूछा। ये एक खुला जुआ था, उन्होंने हॉल में ही पत्थर काटे। और भी ज्यादा दर्शक आ गए। वो आपस में बात कर रहे थे। जब नए आने वालों को इस जुए के बारे में पता चला और उनकी दिलचस्पी बढ़ी, उन्होंने रुककर देखने का फैसला किया। गू मास्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा जुआ था। एक तरफ पूरा गोल्डन जेड हाउस था, जिसके पास सालों के ऑपरेशन के बाद बहुत सारा फंड था। दूसरी तरफ एक सुपर्ब रैंक 5 गैदर ऑयल गू था। दोनों तरफ शर्त लगभग बराबर थी। गैदर ऑयल गू इतना कमाल का था कि वो काला तेल इकट्ठा करके जबरदस्त मुनाफा कमाता था। पीले स्केल्स वाले मर्मैन ने एक बड़ा पत्थर चुना, उस काटने में थोड़ा टाइम लगेगा। शिया लिन के लिए यह बहुत तेजी से हुआ। रेतीला पत्थर बहुत ही खुरदुरा और मोटा था। शिया लिन का रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर अपने काम में बहुत कैजुअल था, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। अगर वो प्रोसेस में गू वर्म तोड़ देता तो पील स्केल्स वाला मर्मैन वैसे भी बहुत खुश होता। लेकिन इस समय शिया लिन ने कहा, ग्रे सॉइल मेथड का इस्तेमाल करो। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर का हाथ रुक गया। उसने कहा, क्या तुम शो हो? इस मेथड का रेतीले पत्थरों पर लिमिटेड इफेक्ट होता है। हाँ, शिया लिन ने जवाब दिया। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर ने सिर हिलाया। छोटी लड़की,
मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं इसे काट रहा हूं। तुम आसपास पूछ क्यों नहीं लेती? सब जानते हैं कि ग्रे सॉइल मेथड का रेतीले पत्थरों पर कम असर होता है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, जैसा कहा गया है वैसा करो, यह एग्रीमेंट में है। शिया लिन ने जिद की। ठीक है, ठीक है। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने ग्रे सॉइल मेथड का इस्तेमाल किया, रेतीले पत्थर का डाइसेक्शन दर्दनाक रूप से धीमा हो गया। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर बहुत चिढ़ गया। पहले वो चाकू से टोफू काटने जैसा था, लेकिन अब वो उसमें सुई से चुभ रहा था और भी ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च कर रहा था। फ्लेम स्मोकिंग मेथड का इस्तेमाल करो। एक पाल बाद शिया लिन ने आगे कहा। आसपास के गू मास्टर्स ने हैरान होकर सांस ली, वो उस रोकना चाहते थे। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर ने भी कहा, फ्लेम स्मोकिंग मेथड पत्थर के अंदर घुस जाएगा, अगर अंदर गू हुआ तो वो निकलने से पहले ही मर जाएगा। जैसा कहा है वैसा करो, शिया लिन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। आसपास के गू मास्टर्स ने आह भरी। किसी ने कहा, क्या ये लड़की सच में जुआ खेल रही है? इसे न्यूबी भी नहीं कहा जा सकता, ये तो बस खेल रही है। लेकिन शिया लिन का एक्सप्रेशन पक्का था, जो कुछ हद तक रिलैक्स्ड भी था। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर ने सिर हिलाया। मैडम, तुम यही चाहती हो तो चलो करते हैं। सब देख सकते हैं कि मैं तुम्हें सैबोटाज नहीं कर रहा, ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है। ड्रिपिंग मेथड का इस्तेमाल करो। ब्लू मार्क मेथड, प्लांटिंग ची मेथड। इसके बाद शिया लिन ने कई सटीक निर्देश दिए। रेतीला पत्थर अब मुट्ठी के साइज का हो गया था, लेकिन अभी तक कोई गू वर्म नहीं निकला था। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर का चेहरा बिगड़ा हुआ था। उस लगा कि शिया लिन जानबूझकर उससे खेल रही थी। उसने रैंडमली वो नाम बोले जो उस पता थे। ठीक है, इसे मुझे दो, मैं इसे खुद काटूंगी, शिया लिन ने कहा। क्या? रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर हैरान रह गया, लेकिन जल्दी से रिएक्ट किया और सांस छोड़ते हुए पत्थर शिया लिन को दे दिया। शिया लिन ने अपनी जीभ काटी और पत्थर पर खून थूका, फिर गैदर ऑयल गू का इस्तेमाल करके पत्थर पर सक्शन फोर्स लगाई। क्रैक! पत्थर टूट गया। एक रैंक 3 गू वर्म बाहर निकला। इसमें गू था। ये कौन सा गू है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये सो रहा है, देखने से लगता है ये पूरा और बिना किसी चोट के है। आसपास के गू मास्टर्स में हंगामा मच गया। रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर पूरी तरह से हैरान था। उसने शिया लिन को एक हैरान एक्सप्रेशन से देखा, संदेह से सोचते हुए, क्या ये लड़की सच में हम सबको उल्लू बना रही है? पीले स्केल्स वाले मरमैन ने भी एक अंधेरे चेहरे के साथ अपना डाइसेक्शन रोक दिया। भले ही वो इसे खोलता, उसके पत्थर में सिर्फ एक रैंक 2 गू था, लेकिन दूसरी पार्टी के पास एक जिंदा रैंक 3 गू था। इसमें गू था। मास्टर छू गलत नहीं थे। शिया लिन खुशी से झूम उठी। भीड़ में फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। इस रेतीले पत्थर में कोई गू नहीं था, सिर्फ एक गू मटीरियल था। फैंग युआन ने शिया लिन को इनडायरेक्टली इस रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर को मैनिपुलेट करने और गू मटीरियल को रिफाइन करने का निर्देश दिया था। आखिर में जब शिया लिन ने अपना खून टपकाया और गैदर ऑयल गू का इस्तेमाल किया, तो आखिरी स्टेप पूरा हो गया। आमतौर पर नए रिफाइन किए गए गू वर्म्स एक्टिव होते हैं, लेकिन फैंग युआन ने एक यूनिक गू रिफाइनमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जिससे गू वर्म हाइबरनेट हो गया। इससे उसने आसपास सबको धोखा दिया। किसी ने इसको नहीं पकड़ा या कोई गलती नहीं ढूंढी। क्वाजी सुप्रीम रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल, ये कोई मजाक नहीं था। सभी लोग बेचैन थे। वो शिया लिन को एक अलग नजर से देख रहे थे। तुम्हें यहां किसने भेजा है? पीले स्केल्स वाले मरमैन ने चिल्लाया। उसका कंपोजर जा चुका था। उस कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसके दिमाग में ख्याल दौड़ने लगे। उसने इन सालों में कई लोगों से दुश्मनी की थी। उस लगा कि शिया लिन एक चारा थी, वो एक जाल में फंस गया था। यह रैंक 5 गू यूज फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये सच में एक बहुत बड़ा जुआ था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं और रिस्क नहीं ले सकता। सामने वाली पार्टी तैयारी के साथ आई है। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और अपनी नजर टिकाई। उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था। इस गोल्डन जेड हाउस में पत्थरों का एक स्पेशल बैच था। ये पत्थर नेचुरल नहीं थे। पीले स्केल्स वाले मरमैन ने उन्हें आर्टिफिशियल रूप से बनाया था। उसने पहले जिंदा या मारे हुए गू वॉर्म्स को ऐसा दिखाया जैसे वो हाइबरनेट कर रहे हों। फिर उसने उनके आसपास पत्थर के टुकड़े जोड़े और आखिर में आर्टिफिशियल पत्थर बनाए। जिन पत्थरों में गू वॉर्म्स होते हैं उनमें अक्सर कुछ ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें आम पत्थरों से अलग बनाते हैं। इस तरह के पत्थर ढूंढना आसान नहीं था। कभी कभी गैम्बलिंग रॉक्स की सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए पीले स्केल्स वाले मरमैन खुद नकली पत्थर बनाता था। ऑफ कोर्स इन सभी पत्थरों में गू वॉर्म्स नहीं होते थे।
कुछ में सिर्फ ये ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते थे। तीसरा राउंड, हार। चौथा राउंड, फिर से हार। ये देख रहे गू मास्टर्स ने हैरान होकर सांस ली। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। सभी ने शियालिन को सावधानी और गंभीरता से देखा। पीले स्केल्स वाला मरमैन पीला पैट गया। उसने अपने दांत पीसे। उसकी ईडी में बेरहमी की रोशनी चमकी। वो एक भेड़िए जैसा था जिसे एक चट्टान के किनारे धकेल दिया गया हो। आखिरी राउंड, मैं हार नहीं सकता। मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा। पीले स्केल्स वाले मरमैन का ट्रम्प कार्ड नेचुरल रूप से ओवरपावरिंग था। उसने एक नकली पत्थर में एक रैंक 5 गू का लाश छुपा रखा था। गैम्बलिंग रूल्स के मुताबिक सिर्फ एक जिंदा रैंक 5 गू हाई यूज हारा सकता था। दोनों पार्टीज ने अपने पत्थर चुने और उन्हें काटना शुरू किया। स्नैप। फैंग युआन ने अचानक चुटकी बजाई, एक टाइम पाथ इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। पूरा गोल्डन जेड हाउस और यहां तक कि आइलैंड भी स्थिर हो गया। हर चीज रुक गई। फैंग युआन भीड़ से बाहर निकला, पीले स्केल्स वाले मरमैन के सामने आया जो आग पर फोकस कर रहा था और सावधानी से अपना पत्थर काट रहा था। फैंग युआन ने हल्के से पत्थर को दबाया। उसने रैंक 5 गू की लाश देखी। इसके बाद उसने इस लाश को शियालिन के पत्थर में डाल दिया और भीड़ में वापस चला गया। अगले हाइपैल, समय फिर से चलने लगा। चैप्टर एंड।